नमस्कार। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हमारी दो और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अभी बाकी रह गई हैं, तो हम उनको भी चलते चलते कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे या तो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए हमको इनके परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमें इनका परसेंटेज निकालना होता है कि एलिमेंट कितने परसेंट एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझ लें, क्योंकि बच्चे कई बार परसेंटेज को फॉर्मूले से निकालते हैं और वो हमेशा उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं दो तरीके आपको बड़े आसानी से बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं कि सबसे पहली चीज़ तो परसेंटेज है क्या। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम 100 के रेशियो में स्टडी करते हैं, परसेंटेज एक रेशियो है का 100 के रेशियो में। जब किसी भी चीज़ की स्टडी हम क्या करते हैं, 100 के रेशियो में करने लगते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं। जब किसी भी चीज की स्टडी हम 100 के रेशियो में करने लगते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि आपके मार्क्स, अभी तो खैर ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, या अदरवाइज जहां पर भी मार्क्स की बात होती है तो आपके मार्क्स हमेशा परसेंटेज में पूछे जाते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको टोटल में से कितने मार्क्स मिले थे। आपको मार्क्स किसके थ्रू पूछे जाते हैं, परसेंटेज के थ्रू पूछे जाते हैं। परसेंटेज में पूछने का क्या मतलब है, परसेंटेज में पूछने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके स्कूल में जो टोटल मार्क्स है वो 800 है, किसी दूसरे स्कूल में जो मार्क्स है वो 600 है, और किसी और के स्कूल में जो टोटल मार्क्स है 1000 है। अब यदि मुझे तीनों के मार्क्स को कंपेयर करना है, और एक ने कहा कि मुझे सर 8800 मार्क्स मिले हैं, एक ने कहा कि मुझे 600 मार्क्स मिले हैं, और एक ने कहा कि मुझे 300 मार्क्स मिले हैं। अब सबके जो मार्क्स टोटल मार्क्स है वो अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मैं ये कहूं कि 800 वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है और 300 वाला कम इंटेलिजेंट है, तो मेरे पास तो कोई कंपैरिजन का प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनसे टोटल मार्क्स के रेशियो में नहीं पूछूंगा, मैं कहूंगा आप अपने परसेंटेज बताइए। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 के रेशियो में, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर मुझे 97 मार्क्स मिले हैं, 97% मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब क्लियर हो गया कि यदि सारे मार्क्स इसके 100 है तो इसको 97 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, किसी को 80% मिले, तो अब मुझे चीजों को सेट करने में ज्यादा आसानी होगी बजाय उसके जब मैं उसको टोटल मार्क्स के हिसाब से चलता। तो यही परसेंटेज का यूज है। ठीक है, आप चीजों को 100 के रेशियो में, जब स्टैंडर्ड रेशियो में स्टडी करते हो तो वो कहलाती है क्या, परसेंटेज। ठीक है, तो आपने, यदि मैं इसी फॉर्मूले को रेशियो के फॉर्म में लेकर आऊं, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको यहां से यदि हटा करके यहां लिख दूं 100, तो देखिए अब इस जरा इस फॉर्मूला को देखो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 आपके परसेंट टोटल होते हैं। तो यहां मैं लिख दूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और यहां पर लिख दूंगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। जो टोटल था वो मैंने इस तरफ नीचे लिखा, और जो मुझे निकालना था वो मैंने ऊपर लिखा। उसके इक्वल में जो टोटल है मैं इसके नीचे लिख दूंगा, और जो मुझे निकालना है मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोल कॉन्सेप्ट में, स्टोइकियोमेट्री में जब वेट निकालते हो तब इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हो। एक इतना है तो दूसरा इतना है, तो ये इतना बनेगा तो दूसरा इतना बनेगा, इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, कि एक एलिमेंट जो मुझे निकालनी है क्या के रेशियो में, 100 के रेशियो में निकालनी है। किस में से निकालनी है, मॉलिक्यूल्स में से निकालनी है। तो 100 के सामने मैंने क्या लिख दिया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, ऊपर मैंने क्या लिख दूंगा, एलिमेंट का लिख दूंगा। परसेंटेज मुझे यहाँ पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको परसेंटेज मॉलिक्यूल है और परसेंटेज मालूम है, आपको मास मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख दोगे, यहाँ 100 लिख दोगे, यहाँ पर x लिख दोगे, यहाँ टोटल लिख दोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या रहता है, आपको एलिमेंट का, जो एक एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया जाता है और पूरा मास पूछ लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। मान लीजिए एक एलिमेंट उन्होंने कहा कि सल्फर है, सल्फर जो है वो 32 है, सल्फर का जो परसेंटेज है वो 32 है, टोटल बताइए आप क्या होगा। तो सल्फर का परसेंटेज तो यहाँ मैं लिख दूंगा 32, यहाँ लिख दूंगा 100, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मुझे पता है सल्फर का 32 होता है, तो आपका ये निकल के आ जाएगा जो भी होगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल केवल यहाँ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के इस्तेमाल के थ्रू आप कई सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, ये परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है, ये रेशियो का फॉर्मूला है।
ठीक है। ये काय का फॉर्मूला है, ये रेशियो का फॉर्मूला है। रेशियो प्रोपोर्शन में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये रेशियो है और जब इस तरीके से इक्वल ले लेते हैं तो प्रोपोर्शन में बन जाता है। तो खैर बहुत मैथमेटिक्स तो मुझे नहीं आती, बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने काफी बचपन में सीखा था, तब से लेकर मैं अभी तक करता रहा हूँ। जब होल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसी चीज को मैं यहाँ ले गया हूँ, वही चीज है। तो ये मेरा क्या है, परसेंटेज, एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो जिनको चीजें समझ में आ गई उस तरीके से वो वैसे समझ लें, जिनको समझ नहीं आया वो इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लें, ठीक है। आपको एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं आप नीचे लिख, आपको एग्जाम में जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको नीचे लिखते हो, जो मार्क्स आपको मिलते हैं ऊपर लिखते हो, इंटू 100 कर दे तो इस तरीके से परसेंटेज निकलते हैं। यहाँ पर एलिमेंट का परसेंटेज भी निकालने के लिए क्या करना है, टोटल मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखना है, एलिमेंट का मास ऊपर लिखना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिकली ये है क्या, ये देखिए यदि मैं इसको यहां से हटा दूं 1 मिनट के लिए और ये मैं यहां से बता दूं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल के रेशियो में एलिमेंट का मास है कि यदि मॉलिक्यूल का मैं 1 मान लूं तो मेरा एलिमेंट कितना होगा। फिर मैंने यहां मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। मल्टीप्लाई 100 करने से क्या हो गया, अब मेरा ये बन गया परसेंट, क्योंकि 100 के रेशियो में जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, परसेंटेज कहता हूं। तो मैं 100 के रेशियो में बात कर रहा हूं, तो फिर से एक बार थोड़ा यहाँ रिपीट कर देता हूं ताकि जिनके कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा एक कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड का जो मास है मान लीजिए 40 है, ठीक है। कंपाउंड का मास 40 है तो 40 के रेशियो में मान लीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना है मेरा, 2 है। तो अब मैं पहले क्या निकालूंगा, मुझे 100 के रेशियो में निकालना है, तो पहले मैं 1 के लिए निकालूंगा, तो कंपाउंड को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर 1 के रेशियो में हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप कहेंगे तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, इसको मत करिए, आप इसी प्रोसेस के थ्रू चलिए, ठीक है। ये वाली प्रोसेस आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों का इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसके थ्रू आप कई सारी चीजों को यहाँ पर निकाल सकते हैं, बट अभी हम केवल इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। आप इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज पता कर लीजिएगा, HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज आप पता कर लीजिएगा, H2SO4 में सल्फर का परसेंटेज आप पता कर लीजिएगा, CaCO3 में कैल्शियम का परसेंटेज पता कर लीजिएगा, कार्बन का परसेंटेज आप पता कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। एक मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक केस हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2O के थ्रू निकालना है आपको उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज यदि हमको निकालना है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, वाटर का टोटल मास कितना होता है 18, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर कितना बचा आपका 10.1, तो कितना हो गया 80.1% आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो कितनी है 80.1% है। कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा, मेथड आपने बता दी है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस का पार्ट जो है वो आपका है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजों में मैं कैलकुलेशंस बहुत कम ही यूज करूंगा, क्योंकि उसमें कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है, तो उस हिसाब से हमारी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से हम परसेंटेज क्या कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। कई बार आपको एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स का भी निकालने को आ जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर आज की क्लास का अच्छा एक और चीज जो बची हुई है आपकी, वो बची हुई है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले को मैं जस्ट आपको नॉर्मली बता देता हूँ। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है C2H10, C2H6 होगा और C4H10 है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का और ये है ब्यूटेन का, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। इन मॉलिक्यूलर फार्मूलों को यदि मैं इनके सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दूं, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने का मतलब है कि ये CH3 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, a simplest whole number ratio molecular form, a simplest whole number ratio
फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के जो कंप्लीट फॉर्मूला है कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, या एक एलिमेंट कितनी है, दूसरी एलिमेंट कितनी है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन हमने उसका सिंपलेस्ट रेशियो बस लिख दिया, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कितने एटम है, बट हम कह रहे हैं इस रेशियो में, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। उसी तरीके से यदि मैं यहां बात करूं तो मैं यहां लिख दूंगा कितना है, मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं लिख दूं C2H5 और दूसरा मैं लिख दूं CH2.5, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल नंबर में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। यदि आप उसको, जैसे मान लीजिए कार्बन को मैंने यहाँ 4 था और 1 बनाने के चक्कर में मैंने हाइड्रोजन को 2.5 बना दिया, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है। आपके एटम्स जो हैं वो होल नंबर के रेशियो में जब प्रेजेंट रहते हैं, होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो में जब हम दिखाते हैं, when we show the elements of any compound या any molecule in whole number ratio, this is called their empirical formula। फिर से रिपीट करता हूं, when elements of any molecule is shown in whole number simplest ratio is called their empirical formula। तो empirical formula, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल मास बोलेंगे। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में n का डिफरेंस होता है, और n क्या होती है, वो वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एम्पिरिकल मास इंटू n इज इक्वल टू हो जाता है मोलर मास। ठीक है, जिस रेशियो से हमने डिवाइड किया था, जिस वैल्यू से हमने डिवाइड किया था, जिससे वो क्या बन गया था, जिससे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया था। जैसे यहां हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो मास होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास में, और मॉलिक्यूलर मास को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके एम्पिरिकल मास में। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये करेंगे। तो एम्पिरिकल मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको मैंने यहां पर बता दी, और इसके साथ आपकी जो यूनिट थी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जो भी होगा 3-4 क्लासेस में, ये आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस को। ओके, थैंक यू।